हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 7th की हिस्ट्री लेसन 3 द दिल्ली सुल्तान्स एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑन दिस लेसन। बेटा ये सेकेंड वीडियो है इस लेसन पे। मैं इस पे एक और वीडियो कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें जाके यूट्यूब से देख लें ताकि आपको पीछे की जो स्टोरी है वो क्लियर समझ में आ जाए। और आज का टॉपिक है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक्स। मेनली हम लोग यहाँ दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली सुल्तान पे कौन कौन से, दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से किंग जो है मतलब अपना कंट्रोल किया और कब कब किया, और उसका दिल्ली का एक्सपेंशन, विकास या विस्तार जो है कैसे किया गया था। तो मेनली आज हम यहाँ दो राजाओं के बारे में, यानी कि खिलजी एंड तुगलक्स के प्रशासनिक व्यवस्था और उसका जो मतलब कंसोलिडेशंस है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे यहाँ पर इस लेसन में, इस वीडियो में। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 37 को ओपन कर ले ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, आइए देखते हैं हम। टॉपिक इज अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी कि प्रशासन एंड द कंसोलिडेशन पावर अंडर द खिलजी एंड तुगलक, यानी खिलजी और तुगलक राजाओं के शासनकाल में दिल्ली का पावर या प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से था, उन्होंने किस तरह से अपनी सैन्य व्यवस्था रखी थी, या उनकी और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरह से थी, हम इस लेसन में देखने वाले हैं। मुख्य रूप से देखते हैं पेज नंबर 37। ओके, द कंसोलिडेशंस ऑफ अ किंगडम एज अ वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलेबल गवर्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दिल्ली को इतना बड़ा किंगडम था, इतना बड़ा राज्य था कि उसको संभाल पाना या उसको मतलब देख रेख कर पाना ये बहुत ही बड़ी दैट मीन्स गवर्नर और प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती थी। Rather than appointing aristocrats and the landed chieftains as governor, the early Delhi sultans, यानी कि प्रारंभिक जो सुल्तान हुआ करते थे वो दिल्ली को संभालने के लिए जो है जो चीफ्टेंस, यानी कि जो पहले के मुख्य लोग थे या धनी मनी लोग थे, उसे गवर्नर के रूप में अपॉइंट करते थे। ताकि भाई जैसे मान लो कि एक कंट्री है, कोई भी एक कंट्री है, तो कंट्री कई अलग अलग स्मॉल पार्ट्स, सपोज दैट ये आपका इंडिया है, ये इंडिया है मान लो कि एक तरह से, तो यहाँ पर एक दिल्ली हो गया सेंट्रल पावर में। अब इसके कई अलग अलग स्टेट्स हो, कई अलग अलग एरिया होगा, तो अलग अलग एरिया का जो चीफ्टेंस होगा, यानी कि जो पहले का मुख्य व्यक्ति होगा, उसी गवर्नर के रूप में अपॉइंट करते थे कि आप इस एरिया से टैक्स कलेक्ट करो और राजा को सबमिट करो, या आप टैक्स कलेक्ट करो यहाँ से, इसको सबमिट करो राजा को। तो अलग अलग एरियाओं का जो चीफ्टेंस हुआ करते थे, जो मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे, तो उन्हीं को गवर्नर के रूप में अपॉइंट करते थे कि वहाँ की जो विधि व्यवस्था जो है, नियम कानून जो है, सब कुछ मेंटेन करने के लिए वो करते थे। खासकर देखा था इल्तुतमिश के जो इल्तुतमिश जो था उसके शासनकाल में खासकर देखने को मिला था कि फेवर देयर स्पेशल स्लेव परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड द बंदगन इन द पर्सियन, यानी कि जो इल्तुतमिश थे इसका काम वो करने के लिए गवर्नर के रूप में अपॉइंट करने के लिए जो है द स्लेव को परचेज करते थे। स्लेव मीन्स क्या होते थे कि आदमी को, मतलब मैन को ही लोग परचेज कर लेते थे और उसको सिखा पढ़ा करके, लिखा पढ़ा करके, ट्रेंड करके उसको गवर्नर के रूप में या बड़े बड़े पोस्ट पे उसको मतलब रिक्रूट कर देते थे कि वो जो है उस काम को देखेगा। तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में ज़्यादा देखने को मिलता था बंदगन को। दे वेयर केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम, और ऐसे दासों को अच्छी तरह से ट्रेंड करके, अच्छी तरह से सिखा पढ़ा करके उसको राज्य में अच्छे पोस्ट पर अपॉइंट कर देते थे। ठीक है, तो उसको ट्रेंड कर देते थे और ट्रेंड करने के बाद उसको राज्य में बड़े बड़े पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे उसको अपॉइंट कर देता था। सिंस दे वे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, और जो ऐसे दास होते थे वो केवल अपने मालिकों का या जो राजा होते थे उनका ही भक्त होते थे या उन पर डिपेंड होते थे, अपने से कुछ नहीं कर सकते थे। द सुल्तान कुल ट्रस्ट एंड दे रिले अपॉन देम, और सुल्तान जो है इससे विश्वास भी करते थे और उस पर भरोसा भी करके उनको पोस्ट देते थे। अब यहाँ पर है स्लेस अदर देन द सन, यहाँ पर एक पॉइंट्स मिलेगा पढ़ने को, आप इसको भी देखते हैं, हम शासन में इसको भी पढ़े चलेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्लेव रदर देन सन्स, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्लेव हुआ करते थे वो बेटों से भी, राजाओं के जो लड़के होते थे, प्रिंस होते थे, उनसे भी अच्छे जो है वर्क करते थे और उनको जो है क्या बोलते हैं, वैल्यू दी जाती थी। अ स्लेव हुम वन हैज़ ब्रॉट अप एंड प्रोमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर नीड्स इट नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव विच मैन हैव सेड दैट वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर दैन अ सन, यानी कहा था जो स्लेव होते थे
और काफ़ी अच्छा अगर स्लेव है प्रमोटेड कर दिया गया है तो वो काफ़ी अच्छे ढंग से अपने पूरे लाइफ तक जिस काम के लिए उसको ये कर दिया जाता है उस काम को पूरे लाइफ तक अच्छे ढंग से वो क्या करता है, वो मतलब रोल प्ले करता है। और कभी कभी तो ऐसे दास बहुत भाग्य संयोग से मिल जाते हैं जो कि बेटे से भी, जो अपने बेटे होते हैं उनसे बेटर काम करते हैं। ऐसा दास के बारे में लोगों का कहना है। मुख्य रूप से खलजी एंड तुगलक जो है कंटिन्यू टू यूज द बंदगन, और ख़ासकर जो तुगलक हैं या फिर खलजी हैं राजा जो है, ये अपने शासनकाल में इस प्रकार के बंदगन का ज़्यादा उपयोग यानी कि जो है मतलब दासों का अधिक उपयोग किए हैं। बंदगन आल्सो रेज पीपुल टू हम्बल बर्थ हु वेयर ऑफन देयर क्लाइंट्स, यानी कि जो है इस प्रकार से अपने क्लाइंट्स के रूप में इनका यूज किया है और इनको हाई पॉलिटिकल पोजीशन पर भी बैठाया है। ऐसे दासों को आज अच्छे ढंग से पढ़ा, जो छोटे छोटे होते थे बच्चे, यानी कि बचपन में ही इनको खरीद लेता था और ख़रीद करके इनको पढ़ा लिखा करके जो है अच्छे पॉलिटिकल पोस्ट पर इनको अपॉइंट भी कर देते थे। दे वेयर अपॉइंटेड एज अ जनरल्स एंड गवर्नर। जनरल्स क्या होते हैं, जैसे एक दिल्ली हो गया, पूरा सेंट्रल लेवल पे हो गया, ये अलग अलग एरियाज हो गया, तो इन अलग अलग एरियाओं का जो मालिक होता था उसको जनरल कहा जाता था। और जनरल जो है क्या करते थे, किंग के अंडर में सुपरविजन में वर्क करते थे और किंग को कोऑर्डिनेट्स भी करते थे। ओके, तो ऐसे दासों को जनरल और गवर्नर के रूप में भी अपॉइंट की जाती थी इसके खलजी और तुगलक के शासनकाल में। However, this also introduce an element of the political instability, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रूप में भी इन्हें देखा जाता था। स्लेव एंड क्लाइंट्स वेयर लॉयल टू द मास्टर्स, और जो ये स्लेव एंड क्लाइंट्स होते थे ये दोनों ही क्या होते थे, अपने मालिक के लिए वफादार होते थे और ईमानदार भी होते थे। एंड पैट्रनर्स बट नॉट देयर हायर्स, ये जो स्लेव और क्लाइंट्स होते थे ये अपने मालिक के ही जीवन काल तक या उनके मालिक के ही बातों को मानते थे और करते भी थे। जो राजा होते थे, राजा के लड़के और आते हैं उनके बाद जो है उन्हें गद्दी पर बैठते हैं, तो ये राजा की लड़के की बात नहीं मानते थे, राजा के लड़के के लिए ईमानदार या वफादार नहीं होते थे। जब तक राजा रहेंगे उन्हीं के लाइफ तक ये रहते थे, बाकी वो उतना वफादार नहीं रह पाते थे। इसलिए न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट, जो नया सुल्तान बना राजा के बाद मरने की या उसके बाद जो है न्यू जब सुल्तान आते थे तो वो अपना नए सर्वेंट और नए ऑफिसर लेकर के आते थे। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेशन और न्यू मोनार्क ऑफन सा कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। इस प्रकार जब भी नया राजा बनता था किसी भी राज्य का तो उसके राज्य मतलब गद्दी पर बैठने से पहले उसे काफ़ी ज़्यादा वार करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब मनमुटाव होता था। पुराने जो राजा के कार्यकाल में जो रहते थे नोबेल वगैरह या जो मतलब ऑफिसर वगैरह, तो उस पुराने अफसर से और नए जो बहाल करते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता था और इसके बाद जो है राजगद्दी पर बैठते थे। द पैट्रोनेज ऑफ देयर हम्बल पीपुल बाय द दिल्ली सुल्तान आल्सो शॉक्ड मैनी इलेट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तारीख क्रिटिसाइज दिल्ली सुल्तान्स बाय फॉर अपॉइंटिंग द लॉ एंड बेस बर्न टू हाई ऑफिसेस। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में जो पर्शियन तारीख में इस प्रकार कई सारी बातें मिलती है कि सुल्तान जब भी नया या पुराना होता था, जब नए शासन में बैठते थे तो इस प्रकार जो उनके अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे लोग होते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव या झगड़े हुआ करता था। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है ऑफिसल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, इसको पगड़ राजा भी कहते हैं। अब देखिए क्या करता था कि अपने नौकर चाकर को ही जो है बड़े बड़े पोस्ट पर देता था। जैसे यहाँ पर दिया सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अपॉइंटेड अजीज खुमार वाइन डिस्टिलर्स फिरोज हाजिम, यानी कि जो फिरोज है या हाजिम यानी कि नाई है, बारबर है इसको, या मनका तबख कुक या रसोईया है, एंड 2 गार्डनर्स 2 माली लधा एंड पीरा 2 हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यानी कि ऐसे से जो ये तुगलक था अपने नौकर चाकर को भी बड़े बड़े पोस्ट के रूप में अपॉइंट भी करता था। इसलिए इस पगड़ राजा भी इसके बहुत सारे हिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे लेसन में, देखेंगे कि इन्होंने एक अजीब ढंग का काम करते थे, इसलिए उसको बोलते थे कि आप पगला बसा भी कहते थे। जैसे जियाउद्दीन बर्नी और मिड 14th century chronicles reported their appointment as a sign of their sultan lost political judgment and his incapacity of rule, यानी कि एक क्रॉनिकल एक विद्वान द्वारा लिखी जाती है 14th सेंचुरी में कि जो ये मतलब मोहम्मद बिन तुगलक थे वो लास्ट में अपना पॉलिटिकल या राजनीतिक जजमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो खो देते हैं और इसी वजह से इनकी भी हार हुई।
आगे देखते हैं, लाइक द अर्लियर सुल्तान, जैसे कि स्टार्टिंग में जो सुल्तान से दिल्ली के खलजी एंड तुगलक, मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज अ गवर्नर्स ऑफ टेरिटोरीज एंड ऑफ वेरियंग साइज। यानी कि जो सुल्तान जो दिल्ली के सुल्तान थे, खासकर खलजी एंड तुगलक जो थे, वो अपने मिलिट्री कमांडर्स को ही, जो मिलिट्री कमांडर होते थे, इन अलग अलग एरियाओं का गवर्नर के रूप में अपॉइंट कर देते थे ताकि वहाँ की कमांड करें और उसको देखें। दिस लैंड्स वेयर कॉल्ड इक्ता, और इनके बदले में इन्हें जो है लैंड जो है ज़मीन को देते थे जो अलग अलग छोटे बड़े साइज़ का हुआ करता था। एंड इक्ता को होल्ड करने वाले, यानी कि इक्ता जो देते थे उसको इक़्तिदार या फिर मुक्ति कहा जाता था, जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे। द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता, यानी कि इस इक्ता का जो मालिक होता था वो क्या करता था कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर यानी कि नियम कानून को पालन करता था और वहाँ पर जो है मिलिट्री कैंपेन भी किया करता था। इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्ति कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी, और जो मुक्ति होते थे वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करते थे रेवेन्यू के रूप में और उसको सैलरी के रूप में अपने मिलिट्री को भी देते थे। ओके, तो इस तरह से जो है वो कमांडर के रूप में इन्हें इलेक्ट करते थे और उसके बदले में उन्हें जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का वो देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्ति वाज मोस्ट एफिशिएंट इफ़ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ़ दे वेयर असाइंड इक्ता फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, यानी कि जो मुक्ति या इक्ता होते थे वो काफ़ी कम समय के लिए होते थे और ऐसा नहीं था कि ये मतलब वंश परागत था कि जो मुक्ति के बेटा ही मुक्ति होगा, ऐसा कुछ नहीं था। इनको समय समय से हटाया जाता था और दूसरे को बनाया जाता था। दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विसेज वेयर इदिशोगली इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इन दोनों के शासनकाल में इस तरह की बातें काफ़ी देखने को मिलता था। अकाउंटेंट्स वेयर अपॉइंटेड बाय द स्टेट्स टू चेक द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्ति, और मुक्ति द्वारा अपॉइंट जो कलेक्ट रेवेन्यू करते थे उसको चेक करने के लिए ऐसा था राजा जो है आँख मुँह बंद करके इसको करता था। मुक्ति के ऊपर भी एक अकाउंटेंट रखते थे जिसको क्या करता था, वो अकाउंटेंट चेक करता था कि जो मुक्ति कलेक्ट कर रहे हैं वो सही अमाउंट में चेक कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, या जितना अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं उसको राजा के खजाने में जमा कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए एक अकाउंटेंट भी वो होते थे। केयर वाज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, और ये भी देखा था कि जो मुक्ति जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो राजा द्वारा बताया गया जो अमाउंट है उतना ही कर रहा है या फिर ज़्यादा कर रहा है, या जितना कलेक्ट कर रहा है उतना सबमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच के लिए वो अकाउंटेंट भी रखते थे। एंड दैट केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्डर, और जो जितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्डर है उसको रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, ये भी बात की ध्यान रखते थे। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, और दिल्ली सुल्तान के अंडर में क्या जो अगल बगल जो पड़ोसी एरिया था, जो ग्रामीण इलाका था, वहाँ पर भी कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। दे फोर्स द लैंड चिफ्टेन, जो वहाँ के जो लैंड लॉर्डर्स थे या जो उस इलाका के जो मेन मुख्य लोग होते थे, धनी लोग होते थे, उन्हें भी ज़बरदस्ती कंट्रोल करने का काम करते थे। द सामंत एंड अरिस्टोक्रेट इसमें होते थे, एंड रिच लैंड लॉर्डर्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और जो राजा होते थे या उस एरिया के धनी मनी लोग होते थे उससे भी मतलब ज़बरदस्ती कर भी आप राजा का अथॉरिटी स्वीकार करो और उसको टैक्स के रूप में रेवेन्यू दो। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असाइनमेंट एंड कलेक्शंस ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टेंस लेवी टैक्सेस वेयर कैंसिल्ड एंड दे वेयर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस, और इस प्रकार जो लोकल चिफ्टेंस है उसको ये कहता है कि तुम टैक्स जो है जो ले रहे हो उसको कैंसिल करो और राजा को तुम टैक्स पे करो। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्स लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, और इस प्रकार देखो कहा था कि जो लैंड की मेजरिंग है वो ब्रिटिशर्स के शासनकाल में हुआ, लेकिन इससे पहले यानी कि 12वीं सेंचुरी के दौरान ही जो है ज़मीन की माप जो है हुआ करते थे, यानी सुल्तान जो है ज़मीन का माप भी करते थे और उसके अकाउंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उससे टैक्स लिया जाता था। ओके, सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस एंड लैंड लॉर्डर्स सर्व द सल्तनत एज अ रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड द असेस्टर, यानी कि जो सल्तनत क्या हो गया, यानी किंग मीन्स हो गया राजा, सुल्तान मीन्स राजा हो गया, और सल्तनत उसका राज्य हो गया, यानी कि सल्तनत मतलब उसका एरिया या राज्य जिस पे वो राज्य करता था।
देयर वेयर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, और इस प्रकार जो वहाँ पर 3 प्रकार के टैक्स भी होते थे उसको ये रेवेन्यू के रूप में। ऑन द कल्टिवेशंस कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग ऑफ टू अबाउट 50% ऑफ द प्रेजेंट प्रोडक्शन, यानी कि पहला जो है खराज के रूप में होता था, जो कि जो लैंड पे जो किसान जो है प्रोडक्शन करते थे अनाज के रूप में, उसका 50% जो है राजा टैक्स के रूप में लेता था, उसको बोलते हैं खराज। दूसरा टैक्स है ऑन कैटल एंड ऑन हाउसेस, यानी कि पशु पर भी टैक्स लगता था, जितना पशु रखेंगे उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, और जितना आपका घर होगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि देयर वेयर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस जो होते थे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जो अगल बगल के एरिया था उस पर भी ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करता था। इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसी लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, यानी कि जो काफ़ी दूर के एरिया जो होता था वहाँ से दिल्ली से उतना दूर कंट्रोल कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन सुन आफ्टर एनेक्सिंग साउथर्न इंडिया, हालांकि बाद में साउथर्न इंडिया का भी कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। द इंटायर रीजन्स बिकम इंडिपेंडेंस, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा इनके कंट्रोल में, वो ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट भी हो गया। इवन इन द गंगेटिक प्लेन, यानी कि गंगा के जो मैदानी भाग है उसको भी क्या किया गया, उसको भी फोर्ट्रेस किया गया, यानी कि उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास यहाँ से किया गया। दैट सल्तनत फोर्सेस टू कुड नॉट पेंट्रेट, यानी कि जैसे काफ़ी समय तक इसको मतलब नहीं रखा गया अपने कंट्रोल में। लोकल चिफ्टन इटैब्लिश देयर रूल्स, और जो लोकल चिफ्टन से अपना जो है इस एरिया में अपना नियम कानून जो है बरकरार रखे। सम टाइम रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड द मोहम्मद बिन तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिज एरियाज बट ओनली फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि कभी जो ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक है ऐसे एरियाओं पे अपना कंट्रोल रखा, लेकिन ये काफ़ी दिन तक कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो चिफ्टेंस एंड देयर द फोर्टिफिकेशन, जो मुख्य रूप से जो चिफ्टेन हुआ करते, जो मुख्य व्यक्ति धनी मानी व्यक्ति हुआ करते थे। यहाँ पर देखिएगा जो इब्न बतूता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर होने वाला है, जो कि 14वीं सेंचुरी में हमारे कंट्री में आया था मोरक्को से। ठीक है, जो अफ्रीकन एरिया का एक कंट्री है। उन्होंने लिखा है कि जो चिफ्टेन हुआ करते थे काफ़ी मतलब जंगलों में या फिर पहाड़ियों पर ऊंचे स्थानों पर अपना ये निवास स्थान बनाते थे, जो बम्बू से मतलब चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन क्या होते थे। अब बम्बू से इतना करते थे कि वो फायर वगैरह भी उस पर नहीं पकड़ पाता था, और इस प्रकार मतलब सुरक्षित ढंग से रहा करते थे, यानी कि आसानी से कोई इन पे आक्रमण नहीं कर सकता था, और आक्रमण करने के बाद भी इन पे कोई जीत नहीं सकता था। इस प्रकार के ढंग से वो बना करके अपने घर को रहा करते थे। ऐसा बात इब्न बतूता के द्वारा जो है पढ़ने को मिलता है। द मंगोल्स अंडर द गंगेज खान इन्वेड द टैक्सोनसेनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219, यानी कि 1219 सेंचुरी में जो गंगेज खान था वो मंगोल का, उन्होंने टैक्सोनिया पर आक्रमण किया था 1219 में। एंड दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लाउट सुन आफ्टर, और दिल्ली पर भी इसका असर देखने को मिला था। मंगोल्स अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक रूल्स, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भी जो है मंगोल के शासन यहाँ पर अटैक किए हैं। दिस फोर्स ऑफ 2 रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड टू ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज, और इस प्रकार इनसे जो है इन आक्रमणों की वजह से जो है इन दोनों शासकों ने अपने दिल्ली को मतलब सेफ करने के लिए बहुत अधिक संख्या में मिलिट्री की व्यवस्था भी की थी। ठीक है, अब हम आगे जो स्टोरी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आपका दोनों का अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की कंपेरिजन करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या व्यवस्थाएं किया, और ये विश्लेषण का लास्ट वीडियो हो जाएगा। ये पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेरी होगा, कुछ डाउट्स होगा, तो आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको डाउट्स को क्लियर करूँगा। इसलिए डाउट्स को अपना वो रखना राइज करके, ताकि मैं जब भी लाइव क्लास में आऊँगा तो आपको बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।